एक जालिम शराबी बाप अपनी बेटी को जवान होने के इंजेक्शन क्यों लगा रहा था। सर्दियों की एक स्याह रात थी और राजेश लखनऊ के एक अस्पताल के बरामदे में टहल रहा था। इतने में एक नर्स बाहर आई और कहने लगी, हम माफी चाहते हैं, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथों में एक नन्ही सी बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को राजेश की तरफ बढ़ाया और राजेश ने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और ढाड़े मार मार कर रोने लगा। वह सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा? एक बच्ची को पालना आसान नहीं। क्या मैं मजदूरी करूं या उसका ख्याल रखूं? इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वह अस्पताल से बाहर निकला। उसके रिश्तेदारों ने उसे तसल्ली दी। उसकी बीवी की तदफीन हो गई और राजेश ने अपनी बेटी प्रिया को अपनी बहन सविता के हवाले कर दिया, कहते हुए, यह बच्ची यतीम हो गई है, तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। जब राजेश ने अपनी बहन के सामने नन्ही बच्ची को रखा तो सविता ने नफरत भरे लहजे में मुंह फेर लिया और गुस्से से बोली, यह कितनी मनहूस है, पैदा होते ही इसने अपनी मां को खा लिया। यह बच्ची आगे भी सिर्फ मुसीबत ही लाएगी, इसे मुझसे दूर रखो। यह अल्फाज सुनकर राजेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबसी से अपनी बेटी को सीने से लगाया और खामोशी से घर वापस चला गया। राजेश ने बेटी का नाम मीरा रखा, मगर वह कभी उसे प्यार से ना बुला सका। अपनी बहन के रवैया से दिल बर्दाश्ता होकर उसने मीरा को उसकी नानी के हवाले कर दिया और खुद तन्हा रहने लगा। वह दिन हर बनारस के एक मेडिकल स्टोर पर काम करता और शाम को जब घर आता तो तन्हाई उसे काटने को दौड़ती, मगर उसके दिल में मीरा के लिए मोहब्बत के बजाय नफरत भरती गई। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता, अगर यह बच्ची पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। यह वाकई मनहूस है। यही सोचते सचते वो नशे की तरफ माइलब हो गया। पहले वह थोड़ी बहुत शराब पीता, मगर फिर नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी हालत यह हो गई थी कि वह काम पर जाना छोड़ चुका था। दिन रात नशे में धुत पड़ा रहता। उधर नानी के साए में पलने वाली मीरा इस बात से बेखबर थी कि उसका बाप उसे कसूरवार समझता है। वो अपनी नानी के साए में बड़ी हो रही थी, मगर जब वह 13 साल की हुई तो नानी का साया भी उसके सर से उठ गया। मीरा मजबूरन अपने बाप के पास बनारस वापस आ गई, मगर इन 13 सालों में उसने अपने बाप को हमेशा खुद से दूर ही देखा था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप मुझसे इतना रूठे हुए क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? राजेश ने कोई जवाब ना दिया, बस खाली नजरों से उसे देखकर करवट बदल ली। वो उस वक्त भी नशे में धुत था। मीरा रोजाना उसे कहती, बाबा, आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कहां से? मगर राजेश को जैसे कोई परवाह ना थी। एक दिन मीरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में जलन थी और उसे शदीद बुखार था। वह कांपती हुई अपने बाप के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। राजेश ने नशे में धुंधलाई हुई आंखों से बेटी की तरफ देखा और फिर एक पल के लिए जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में कोई फितूर चलने लगा। चंद लम्हों बाद वह आहिस्ता से बोला, बेटी, तुम फिक्र मत करो। राजेश ने बेटी की बिगड़ती हालत देखकर फौरन फैसला किया कि उसे दवा लानी होगी। वो तेजी से उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचा जहां वह पहले काम किया करता था और वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन खरीदकर घर वापस आया। मीरा बुखार से तप रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। राजेश ने आते ही बगैर किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला और मीरा के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मीरा बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। उसका जिस्म डीला पड़ गया और वह तिरछी लेटी बस धीरे धीरे सांस ले रही थी। राजेश एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा। वो कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा और बार बार इंजेक्शन की शीशी को देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात जन्म लेने लगे। रात गुजरी और जब सुबह मीरा की आंख खुली तो वो शदीद कमजोरी महसूस कर रही थी। उसके जिस्म में सनसनाहट हो रही थी। बुखार इतना शदीद था कि वह बम मुश्किल उठ पाई, मगर राजेश ने यहीं पर बस ना की। यह एक मामूल बन गया। पहले वो मीरा को कोई खास दवाखाने में मिलाकर देता जिससे उसे बुखार हो जाता और फिर वही इंजेक्शन लगाता। फिक्र ना करो बेटी, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मगर वह ठीक नहीं हो रही थी।
बल्कि कुछ और ही होने लगा था। आज भी ऐसा ही दिन था। राजेश ने मीरा को आवाज दी, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाना। मीरा ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दोस्त बाबा? राजेश मुस्कुराकर बोला, तुमने उसे बचपन में देखा था, वह तुम्हें बहुत खिलाता था, तुम्हें बहुत प्यार करता था। आज वह दिल्ली से सीधा हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि खाने का अच्छा सा इंतजाम कर। मीरा सर झुकाकर किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। बाहर मौसम की शिद्दत बढ़ रही थी। रात का वक्त था, सख्त सर्दी का आलम था। दरवाजे पर दस्तक हुई और राजेश ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो तकरीबन उसके हम उम्र था। दोनों की उम्रें 50 साल के करीब थी। जैसे ही राजेश ने उसे देखा, वह गर्मजोशी से गले मिला। दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? जेश हंसते हुए पीछे हटा और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ। वह दोनों कमरे में दाखिल हुए और राजेश ने फौरन मीरा को आवाज दी, बेटी जल्दी से खाना ले आओ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और मीरा खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही राजेश के दोस्त विकास की नजर उस पर पड़ी, वह पलक झपकना भूल गया। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वह खाने को नहीं बल्कि मीरा को देख रहा था। उसकी नजरें जैसे मीरा के चेहरे पर जम गई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में घूम हो गया हो। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज उसके मुंह में ही अटक गए। मीरा बेखबर थी कि उस लम्हे क्या हो रहा है, लेकिन राजेश जानता था विकास की नजरें मीरा पर जमी हुई थीं। वो एक लम्हे के लिए साकेत खड़ा था, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, होठों पर एक गैर मामूली मुस्कुराहट। वो बार बार अपनी जुबान होठों पर फिर रहा था। राजेश ने फौरन हाथ की चुटकी बजाई और सख्त लहजे में कहा, कहां गम हो गए हो विकास? ये मेरी बेटी मीरा है। विकास एक झटके से जैसे हकीकत में वापस आया। मुस्कुराते हुए बोला, ये वही बच्ची है ना जिसे मैंने अपने हाथों से खिलाया था? लेकिन समझ में नहीं आता कि कुछ ही सालों में यह इतनी बड़ी कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, यह उम्र से पहले ही जवान कैसे हो गई। राजेश ने फौरन उसका ध्यान खाने की तरफ मोड़ने की कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी खाओ। लेकिन विकास की नजरें अभी भी मीरा पर जमी थीं। फिर वह एक लम्हे के लिए कुछ सोचते हुए बोला, आज रात मैं यहीं रहूंगा। यह सुनते ही राजेश के माथे पर बल पड़ गए, मगर वह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वह विकास की नीयत को समझ चुका है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, आज रात मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली होगी, इसलिए तुम जा सकते हो। विकास ने एक बार फिर मीरा की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा, जैसे वह कुछ कहने वाला हो, मगर फिर खामोशी से खड़ा हो गया। राजेश ने उसे खुद गाड़ी में बिठाया और घर से बाहर ले गया। लेकिन जब वह वापस आया तो मीरा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वह कमजोरी से कांप रही थी, आंखें बोझिल हो रही थी। बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है। क्या आप मेरी दवा लेकर आए हैं? मीरा ने टूटे हुए लहजे में बड़ी मुश्किल से कहा। राजेश ने एक मक्कार सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हां बेटी, तुम्हें तो मालूम है मैं तुम्हारी दवा लाने में देर नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन ले आया हूं, चलो लगवा लो, सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जिसमें अजीब सी चालाकी छुपी थी। मीरा खामोशी से अंदर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। राजेश ने उसके बाजू की कमीज ऊपर की ओर महारत से इंजेक्शन लगा दिया। मीरा ने कुछ देर तक बाजू को मलते हुए तकलीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर गौनूदगी तारी होने लगी। वह पहले ही बुखार से कमजोर थी और इंजेक्शन ने जैसे उसकी रही सही ताकत भी खींच ली थी। मीरा बिस्तर पर गिर गई। उसका जिस्म बेजान सा हो गया और वह धीरे धीरे नीम बेहोशी में चली गई। राजेश बेचैनी से कमरे के बाहर टहल रहा था, जैसे कि मीरा के सांसों की मध्यम आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। वह लपक कर अंदर आया। उसकी नजरें मीरा पर जा पड़ी, जो बेसुध लेटी हुई थी। वो करीब आया, गौर से उसे देखा और फिर जरेल मुस्कुरा दिया। विकास की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो वह कर रहा था वो रायगांव नहीं गया। मेरा काम हो गया, यह सोचते हुए उसने जेब में हाथ डाला और वही इंजेक्शन निकाल लिया जो कुछ देर पहले मीरा को लगाया था।
उसकी नजरें इंजेक्शन पर जमी थीं, जैसे वह किसी कमती खजाने को देख रहा हो। ये कोई आम इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब राजेश बनारस की एक फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, तो उसे मालूम हुआ था कि दुनिया में ऐसी अजीबो-गरीब दवाइयां मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म पर हैरतंगेज असरात डाल सकती हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो अगर किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाए तो वह वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले राजेश ने उसी इंजेक्शन को मीरा पर आजमाना शुरू कर दिया था। हर हफ्ते वह छुपकर उसे कोई खास दवाखाने में मिला देता, जिससे उसे शदीद बुखार हो जाता। वो बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से पूरा दिन तड़पती रहती, और जब वह अपने बाप से दवा लाने की इल्तजा करती तो राजेश मुस्कुराते हुए वही इंजेक्शन खरीद कर लाता और उसे लगा देता। बेटी, वो हमेशा यही कहता, और मीरा बेचारी उस पर यकीन कर लेती, अगर हकीकत में वह दवाइयां ही थीं। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, और मीरा हैरान थी कि आखिर उसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। वह अपने चेहरे, जिल्द और जिस्मानी तब्दीलियों को समझने से कासिर थी। राजेश ने निहायत एहतियात से इंजेक्शन को दफन कर दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर वह गहरी नींद सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब मीरा जागी तो उसके जिस्म में एक अजीब सा दर्द था। वो अधमरी सी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर नाश्ते की तैयारी करने लगी। अभी वह चूल्हे पर रोटियां डाल रही थी कि बाहर से खाला द्रौपदी की आवाज आई। मीरा बेटी, जरा थोड़ी सी चीनी देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है। मीरा ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और चम्मच से चीनी निकालकर खाला द्रौपदी के लिए डालने लगी। खाला द्रौपदी उसे गहरी नजरों से जांच रही थी। मीरा, तू दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपना कदों का ममत तो देख। तेरा बाप तो तुझे खिलाता भी कुछ नहीं, फिर भी तेरा जिस्म रोज बरोज निखरता जा रहा है। एक मेरी राधा है, वह तेरी हम उम्र है। तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वह तो अभी तक छोटी सी बच्ची लगती है, और तू जाने कैसे वक्त से पहले जवान हो गई। खाला द्रौपदी की आंखों में हैरत थी, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में गुम हो। मीरा अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। यह सवाल वो अक्सर आकर दोहराती थी, और हर बार मीरा को यही उलझन होती कि वह क्या जवाब दे। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। वह क्यों अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगने लगी है। वह खामोशी से चीनी की प्याली खाला द्रौपदी के हाथ में थमाकर अंदर चली गई। खाला द्रौपदी कुछ देर तक बाहर बातें करती रही, फिर अपने घर वापस लौट गई। घर में खामोशी थी। राजेश अभी तक रात के नशे के चेहरे असर बेसुध पड़ा था। हल्की हल्की खर्राटों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मीरा इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसका दिल बेचैन था। बावर्ची खाने में जाकर उसने सामान देखा। आटा खत्म हो चुका था, चावल खत्म हो चुके थे, चीनी जो अब भी दी थी वह भी आखिरी थी। घर में कुछ भी बाकी ना बचा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खरीद सके। वह काफी देर तक सोचती रही कि कोई इंतजाम हो जाए, लेकिन आखिरकार उसका हौसला टूट गया। मजबूरन वह राजेश के पास चली आई। उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। राजेश चौंक कर हड़बड़ाकर उठ बैठा, जैसे कोई कयामत आ गई हो। क्या हुआ? क्यों जगा रही हो? सुबह सुबह कितनी बार कहा है कि मुझे नींद से मत उठाया करो। जब मैं जल्दी जागता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी मत उठाया करो। वह गुस्से से बड़बड़ाने लगा, फिर बेरुखी से बोला, बिल्कुल अपनी मां की तरह है तू। उसे भी यहीं पड़ी रहती थी कि मैं सुबह जल्दी जागकर कामकाज पर निकल जाऊं। 12 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता। मुझे मत जगाया करो। मीरा का सब्र जवाब दे गया। उसने धीरे से कहा, अगर आप इसी तरह सोते रहे तो खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया मजदूरी का काम छोड़े हुए। अब अगर सुबह जल्दी उठकर कहीं जाओ तो कोई काम भी मिलेगा। मेहरा ने थके हुए मगर मजबूत लहजे में कहा। राजेश, जो नशे की नींद में था, अचानक चौंक कर उठ बैठा। उसने सिर झुकाकर मीरा को घूरा और गुस्से से बोला, मुझसे नहीं होती यह मजदूरी। मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करके शाम को जो सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं, उससे तो दिन का खाना भी पूरा नहीं होता। वह बड़बड़ाता रहा। हाथ झटक कर चारपाई से उठा और कमरे में घूमने लगा। मेरा चुप हो गई। यह कोई नई बात नहीं थी। सारी जिंदगी उसने अपनी मां और पिता को इसी तरह लड़ते झगड़ते देखा था। राजेश अचानक रुक गया, एक पल के लिए सोचा और फिर जल्दी से चादर लपेटकर घर से बाहर निकल गया। उसका रुख मनोज के घर की तरफ था।
जैसे ही वह वहां पहुंचा, देखा कि मोहल्ले के सारे ज्वारी वहां जमा थे। वह भी चुपचाप उनके बीच बैठ गया। यह सब पक्के ज्वारी थे और राजेश भी उन्हीं का हिस्सा था। हराम की कमाई और जुए की लत उसके पुराने मसले थे, जिनसे वह कभी निकल ना सका। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा ताकि कोई काम ना करना पड़े। यह सोचते हुए उसने जुए में हाथ डाला। जेब में कुछ भी नहीं था। से एक घड़ी उतारी और उसे दांव पर लगा दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह बुरी तरह हार गया। सामने बैठे हुए अजय ने नशे में धुत हंसते हुए कहा, अब क्या बचा है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा सकता हूं। राजेश ने एक पल के लिए सोचा और फिर बेहसी से सिर हिला दिया। अजय का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह नशे में झूमता हुआ। राजेश अचानक रुक गया, एक पल के लिए सोचा और फिर जल्दी से चादर लपेटकर घर से बाहर निकल गया। उसका रुख मनोज के घर की तरफ था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, देखा कि मोहल्ले के सारे ज्वारी वहां जमा थे। वह भी चुपचाप उनके बीच बैठ गया। ये सब पक्के ज्वारी थे और राजेश भी उन्हीं का हिस्सा था। हराम की कमाई और जुए की लत उसके पुराने मसले थे, जिनसे वह कभी निकल ना सका। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा ताकि कोई काम ना करना पड़े। यह सोचते हुए उसने जुए में हाथ डाला। जेब में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे दांव पर लगा दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह बुरी तरह हार गया। सामने बैठे हुए अजय ने नशे में धुत हंसते हुए कहा, अब क्या बचा है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा सकता हूं। राजेश ने एक पल के लिए सोचा और फिर बेहसी से सिर हिला दिया। अजय का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह नशे में झूमता हुआ राजेश के घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचकर उसने कड़ी खटखटाई, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। कमरे के अंदर मीरा बेहोश पड़ी थी। बुखार और कमजोरी की शिद्दत से वह होश व हवास खो चुकी थी। अजय आगे बढ़ा, झुककर मीरा को उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल आया। बाहर उसकी महंगी गाड़ी खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, मीरा को गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी।